वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ मंथन। एंड इस एपिसोड में मैंने यूनियन बजट 2026 को बहुत सिंपल भाषा में आप सबके लिए डिकोड करने की कोशिश की है। मेरे साथ हैं सीए केशव देवरा। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू दिस कन्वर्सेशन। सो सब लोग इस बजट को बोल रहे हैं युवा शक्ति बजट। तो ये सच में युवाओं के लिए है या बस गुड साउंड कर रहा है? Uh, I think the government has also understood and realized the potential of युवा. अभी सब लोग देखोगे कि जेनजीज का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट इट्स अ रियलिटी दैट जेनजी इज द फ्यूचर. अब वो 40-50 साल के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे ज़्यादा प्रेफर लोग करती हैं, कंपनीज करती है टू द यंग एंड टू द यूथ. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड इट लेटली, और ये बहुत अच्छी बात है. एंड दैट इज वाई द फोकस ऑफ दिस बजट वॉज ऑन थिंग्स लाइक क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, राइट. आज से 5 साल पहले अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में होता था तो लोग उसका मजाक बनाते थे कि भाई ये क्या कैमरा लेके घूमता रहता है. बट नाउ दैट इज द रियलिटी एंड दैट इज द फ्यूचर. एंड आई थिंक it's very good that government have understood it, and that is the reason it is called a Yuva Shakti budget. And for the first time in the India's history, इस बार there were 30 youth like you and I who were there in the parliament, जो कि live attend कर रहे थे the whole budget session. तो I feel कि definitely in whole heart and whole sense the government is thinking that this is a Yuva Shakti budget. और ये ऐसा बजट था क्या कि मतलब एज अ मिडिल क्लास और एज अ कॉमन पर्सन आई शुड बी वरीड अबाउट, लाइक इज दिस, कैन आई से दैट दिस बजट इज आई शुड वरीड अबाउट और आई शुड बी हैप्पी अबाउट? To be honest, for middle class, this budget was not very exciting from a short-term point of view, because as a middle class, जब भी बजट आता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई हमको कहीं से 50,000 का कोई बेनिफिट मिल जाए या फिर कोई डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का कोई स्कीम मिल जाए. वैसा कुछ भी नहीं था इस बजट में. सो दिस बजट वॉज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का बजट, जहां पे द फोकस वॉज ऑन थिंग्स विच विल मैटर प्रोबेबली इन 10-20 ईयर्स. आप सोचो कि अभी बजट आ रहा है और उसमें हम 2047 तक का कमिटमेंट दे रहे हैं कंपनीज को कि भाई वी विल गिव यू टैक्स हॉलीडे एंड थिंग्स लाइक दैट. तो दिस वाज नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म बजट. एज अ मिडिल क्लास हम चाहते हैं कि भाई हमको कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख का बेनिफिट मिल जाए, वैसा कुछ भी नहीं था. तो देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी गुड बजट इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर आउटलुक्स. कॉमन मैन पर्सपेक्टिव मैं ये सोचती हूँ, 3 चीज़ें मेरे लिए जो मैटर करती हैं कि मुझे कहाँ नेक्स्ट इन्वेस्ट करना है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसे इफेक्ट करेगा ये चेंजेस, इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ने वाली है, कम होने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट इतना लोन ले रही है. एक एक करके मैं बताता हूँ. ऑन द फिजिकल डेफिसिट पार्ट, इस बार वी आर स्लाइटली एग्रेसिव. लास्ट टाइम हम 4.4% के टारगेट पे थे. इस बार दैट हैज रिड्यूस्ड टू अ स्मॉल परसेंटेज, 4.3%. एंड फिजिकल डेफिसिट एक ऐसी चीज है ना, इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ यूएस, उनका डेट टू जीडीपी रेशियो इज 120%. इंडिया में अभी हम सिर्फ 55% पे हैं, 54-55% पे हैं. तो अगर आपको ग्रोथ करनी है, इफ यू वांट टू ग्रो द इकोनॉमी, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी ऑल्सो, एंड पैसे गवर्नमेंट्स को चाहिए होती है. एंड दैट्स वाई आई थिंक कि 4-4.5% का फिजिकल डेफिसिट टारगेट इज अ वेरी डिसेंट टारगेट. तो कुछ भी ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड ऑल. आई थिंक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स इट वेरी नाइसली, एंड और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए दे हैव केप्ट इट वेरी नाइसली. सो दैट वाज वन. नंबर 2 इज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा बजट है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स को और प्रमोट करना चाहती है, एंड एट द सेम टाइम ट्रेडर्स को थोड़ा डिस्करेज करना चाहती है. यू विल सी इन दिस बजट कि उन्होंने एसटीटी बढ़ाए हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे. अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे एसटीटी बढ़ने का सीधा मतलब यही है कि गवर्नमेंट इज इन अ वे डिस्करेजिंग द ट्रेडर्स. आप समझो कि सुनने में लगता है कि 0.2 से 0.5, 0.02 से 0.05% हुआ है, बट दिस इज नॉट ए 0.03% का मूव. आप देखोगे कि कंपैरेटिव टर्म्स में इट्स अ 1.5x इंक्रीज, 2.5x टाइम्स हो गया है. 2 से कोई चीज 5 हो गई, मतलब 2.5 गुना बढ़ गई है. आप ऑप्शंस पे देखोगे तो 0.10% से एसटीटी का रेट बढ़ गया है 0.15, विच इज अ 50% इंक्रीज. तो अगर पीएनएल आप देखोगे ना, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनका तो पीएनएल वैसे ही बिगड़ रहा है. तो एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जिसके वजह से हमको शेयर मार्केट में भी 400-500 पॉइंट्स की गिरावट दिखी थी. बट आई थिंक फॉर एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर्स लाइक एआई टेक्नोलॉजी, ये सब सेक्टर्स बहुत अट्रैक्टिव रहने वाले हैं नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, 2 ईयर्स में. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस. ओके, अभी हमने देखा कि सेमीकंडक्टर को 40,000 करोड़ का एलोकेशन मिला है, तो उसका मतलब क्या है, कौन सी कंपनीज इससे बेनिफिट करेंगी, एंड लाइक वेयर द इंडिया स्टोरी ऑफ सेमीकंडक्टर इज गोइंग? आई थिंक सेमीकंडक्टर और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, दीज आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल,
इंडिया में एप्पल का फैक्ट्री आया, अभी तक दे हैव मेड अ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ $50 बिलियन। रुपए में बात करें तो ये 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम बना के बेच चुके हैं इंडिया से, राइट? एंड कहीं ना कहीं तो आई एम नॉट सेइंग मेजॉरिटी ऑफ द पैसा, बट अ वेरी सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इट इज गोइंग ऑन द सैलरीज, गोइंग टू द लोकल पीपल ऑफ द चेन्नई रीजन एंड ऑल, राइट? तो अगर इन सब तरह के हम अग्रेसिव पॉलिसीज लाते हैं ऑन सेमीकंडक्टर एंड ऑल, तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। एंड अब तो हमको, आपको भी, नॉर्मल ऑडियंस को भी समझ में आने लगा है कि सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर। अब आप मैक्सिमम टास्क अपना ऑटोमेट कर रहे हो, एआई का लोग यूज कर रहे हैं। हम, मुझे और आपको तो छोड़ दो, इनफैक्ट हमारे जो पापा जी लोग टाइप के एज है, 50-60s में लोग हैं, दे आर ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चंस इन चैट जीपीटी एंड ऑल, राइट? सो इट्स अ फ्यूचर, इट्स गोइंग टू हैपन। कितना जल्दी हो जाएगा, एंड आई थिंक दिस 40,000 crore इज अ बिग पुश इन दैट डायरेक्शन। Correct, correct. And one more I would like to update about the Bharat Vistar AI app, which is like government has launched for the farmers. So वो उनको native language में उस चीज से उनको फायदा होगा. I think it is going to change the game. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जब यूपीआई आया था तो नो वन वुड हैव थॉट दैट यूपीआई विल बिकम द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट पेमेंट गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई थिंक दिस हैज द कैपेसिटी कि शायद ये भी उतना बड़ा बन जाए, बिकॉज एग्रीकल्चर अभी भी हमारा सबसे प्राइमरी सेक्टर है पूरे इकोनॉमी का। करेक्ट। इस बजट में एमएसएमईज, एसएमईज और स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स, इनको कैसे इफेक्ट करेगा? इनके लिए भी बहुत ब्राइट बैलेंस करने का कोशिश किया है गवर्नमेंट ने। बड़ी कंपनीज, डीप टेक, लार्ज टेक, जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका तो फोकस है ही है, साथ में गवर्नमेंट ने इनको भी नहीं भूला है। तो इनके लिए भी यू वुड हैव हर्ड कि एमएसएमई ग्रोथ फंड लॉन्च किया है, जहाँ पर 10-12 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10-12 हज़ार करोड़ का निवेश कर रही है गवर्नमेंट ऑन दीज सेक्टर्स। एंड जब हम बात करते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, तो जब बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे एमएसएमई इंडस्ट्री का भी साथ में पैरेलल डेवलपमेंट होता है। अब एक बड़ी कोई फैक्ट्री खुलेगी तो उसके आसपास छोटे 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 बहुत सारे रोजगार भी बनते हैं। तो एमएसएमई के लिए भी बहुत अच्छा बजट है और एक मैसिव इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, सो इट्स वेरी नाइस। हमने कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से देखा कि टैक्स स्लैब में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई चेंजेस हैं जिसको हमको अटेंशन देना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। मैं बताता हूँ कि टैक्स स्लैब में तो चेंजेस एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बिकॉज लास्ट ईयर ही हमने 5 लाख से उसको 12 लाख पे ले गए थे। और अगर ऐसे करते रहे तब तो गवर्नमेंट कुछ दिन में कंगाल हो जाएगी, क्योंकि 12 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आप 5 लाख से सीधे 12 लाख पे ले गए, और ये 12 लाख भी नहीं है, दिस इज एक्चुअली 25 लाख। अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे कोई डॉक्टर है, तो उसकी अगर 25 लाख की भी प्रोसीड्स है तो वो 50% 44 एडीए में ले सकता है एज ए एक्सपेंस डिडक्शन, और उसको 12 लाख के ऊपर में जीरो टैक्स देना होता है। So that is there. But if we talk about other indirect benefits to the common man, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को देखना चाहिए, विच इज इन टर्म्स ऑफ द बाईबैक प्रोविजंस दैट दे हैव चेंज्ड। तो अभी तक क्या होता था कि मान लो कि आप एक कंपनी चला रहे हो एंड आपको प्रॉफिट्स हुआ, लेट्स से 1 लाख रुपीज का आपको प्रॉफिट्स हुआ। अब दो काम कर सकते हो, क्या तो आप प्रॉफिट्स को कंपनी में रखो या फिर आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जब आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो दैट यूज टू बी कंसिडर्ड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, और वहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोविजंस लगते थे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बाईबैक कर रहे हो, अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तो कंपनी अपने शेयर वापस भी खरीद सकती है, तो आप बाईबैक करते हो। तो जो बाईबैक करते थे ना, उसको भी पहले क्या मानते थे, उसको भी पहले हम लोग डिविडेंड ही मान लेते थे कि इवन इफ कंपनी इज बाइंग बैक फ्रॉम यू, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिविडेंड, और उस पर नॉर्मल रेट लग जाता था, विच इज योर 30-40%, 20% नॉर्मल रेट्स। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई कंपनी बाईबैक करती है तो आपको वो बाईबैक को हम कैपिटल गेन्स मानेंगे और सिर्फ 12.5% लगेगा अगर वो लॉन्ग टर्म है तो दिस इज अ ह्यूज बूस्ट। कहीं पर बाईबैक के केस में 20 से 30% टैक्स लगता था आपको, अब आपको 20 से 30 नहीं लग के ओनली 12.5% का टैक्स लगेगा, एंड दिस इज अ ह्यूज बूस्ट, एंड दिस इज ओनली हैपनिंग फॉर नॉन प्रमोटर्स। तो अगर आप प्रमोटर हो और आप बाईबैक कर रहे हो तो वहां पर अगेन इट्स अ ग्रे एरिया, एंड वहां पर थोड़े चांसेस होते थे ऑफ यूटिलाइजिंग द मिस प्रोविजंस एंड ऑल, तो दैट इज अ ग्रे एरिया, उसको छोड़ दे। तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, एंड इससे अब हमको देखने को मिलेगा कि कंपनीज और ज्यादा बाईबैक्स करेंगी, because it's more advantageous for companies and for the investors also. Correct. And buyback also makes the company's share more stable, right? Definitely, it makes the shares more stable, because होता क्या है कि इकोनॉमी में जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो घट जाते हैं। आज कोई शेयर है बाजार में, बहुत सारे लोग खरीदने बेचने वाले हैं, तो उसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। बट अगर एक मेजॉरिटी पोर्शन उस कंपनी के शेयर्स की कंपनी ही बायबैक कर लेती है तो जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो a good move, I think, and indirect
इम्पैक्ट उसका। ओके। अभी हम देख रहे हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की स्टोरी भी चेंज हो रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने खेल दिया, मतलब एक्चुअली जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू हुआ था तो बहुत सारे लोग उसको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मानते थे। इट वाज रियली नाइस प्रोडक्ट टू बी इन्वेस्टेड इनटू। एंड गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आज इशू कर रहे हैं, 8 years के बाद में हम इसको रिडीम करेंगे। तो जब हम इसको रिडीम करेंगे, जब हम वापस से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट में पेमेंट करेंगे, तो जो भी पैसा आपको मिलेगा दैट विल बी एग्जाम्प्ट। तो दैट वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ब्याज भी मिल रहा है, और जब इसका रिडम्पशन होगा तब आपको जो पैसे मिलेंगे दैट विल बी एग्जाम्प्ट। अभी गवर्नमेंट ने क्या खेल कर दिया, एंड इसमें क्या होता था कि अगर मान लो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द होल्डिंग मैंने मान लो कि उसको सेकेंडरी मार्केट्स में बेच दिया, तभी भी दिस वाज ट्रू कि अगर आपका रिडम्पशन हो रहा है तो आपका वो एग्जाम्प्ट होता था। अभी गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ चेंज कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आज से ये चेंज हो रहा है, इनफैक्ट किसी ने भी कभी भी बेचा होगा, अगर वो सेकेंडरी मार्केट में शेयर आ गया एंड उसके बाद उसका रिडम्पशन होता है तो दैट इज नॉट एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पर आई थिंक दिस वाज वन एरिया जहां पर गवर्नमेंट थोड़ी सी चालाकी कर ली नॉर्मल आम जनता के साथ में। तो अभी तो उसका मतलब लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगा, या उसकी वैल्यू ही नहीं है अभी एसजीबी की, राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, एसजीबी की स्टिल वैल्यू है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी डेफिनेटली कम होगा। बिकॉज आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अब ये अट्रैक्टिव उतना नहीं है। अब आपको टैक्स भी ज्यादा देना है, और गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं परेशानी आ गई थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, आपने गोल्ड बॉन्ड्स तो इशू कर दिए, अब गोल्ड ऐसा भागा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अगर आपने जिस प्राइस पे इशू किया, अगर उसके 2-3 गुना अगर आपका अंडरलाइंग एसेट हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, तो गवर्नमेंट के लिए भी इट्स अ वेरी बिग ऑब्लिगेशन। तो उनके पास टेक्निकली कोई चारा ही नहीं था, मतलब उनको करना ही पड़ता। तो कुछ ना कुछ उनने सोचा कि अरे यहाँ पे मेरे को बहुत लॉस हो रहा है, तो चलो यहाँ पे थोड़ा टैक्स खींच करके मैं अपने लॉस को थोड़ा ऑफसेट कर लूँ। लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स हॉलीडे टिल 2047 फॉर द फॉरेनर कंपनीज। अभी अपने बात किए ऑन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जहां पर गवर्नमेंट अपने लोग नॉर्मल जनता का एक तरह से काट लिया, लाइक दे प्लेड विद द नॉर्मल जनता। बट यहाँ पे एक सेक्टर मुझे लगता है, या एक फोकस एरिया लगता है जहां पे इट इज वेरी नाइस, वेरी गुड डिसीजन। पहले के जो बजट्स होते थे ना, उसमें वही होता था, छोटे छोटे फ्रीबीज दे दिया जाता था कि हम आपको ये मंदिर देंगे, ये पुल देंगे, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे। बट अब जो बजट्स आ रहे हैं, दीज आर रियली नाइस टू लुक अप। अगर आप सोचो आज बैठ के मैं कोई पॉलिसी बना रहा हूँ नेक्स्ट 20-25 ईयर्स के लिए, दैट शोज द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। इससे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएगा इंडिया में, बिकॉज उनको भी लगता है ना कि देर इज सम पॉलिसी जो मेरे को नेक्स्ट 20 साल तक प्रोटेक्ट करके चल रही है। तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आई सी कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अ लॉट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन कंपनीज। Did you realize they have made one condition in that services should go outside India? वो रहता ही है। एक्चुअली क्या होगा कि अगर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया नहीं जाएंगे तो अगेन वही है कि हमारे पास फॉरेन से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो नहीं आएगा। अनलेस एंड अंटिल यू एक्सपोर्ट द सर्विसेज, यू विल नॉट गेट फॉरेन करेंसी, एंड एवरी कंट्री वांट्स कि भाई हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि आप एक्सपोर्ट करो, वहाँ से फॉरेन करेंसी लेके आओ, वहाँ से हमको यूएस डॉलर्स लेके आओ, एंड उसके बाद हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, मतलब दे आर नॉट फुलिश पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट फोक्स। तो हमने ये देखा कि एफआईआईएस की काफ़ी सेलिंग बढ़ चुकी है लास्ट ईयर में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस Right. ईयर आफ्टर दिस बजट? व्हाट विल बी द रिएक्शन? आई थिंक इंडिया इज मूविंग इन अ डायरेक्शन जहाँ पे एफ की सेलिंग इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है, जो डोमेस्टिक बैकर्स है, वो इतने स्ट्रांग हैं कि एफ की वो चलने नहीं देते हैं। इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, मंथली बेसिस में इंडिया इज डूइंग एन SIP ऑफ 30-31,000 करोड़, विच इज अ बिग नंबर, राइट? 30-31 हजार करोड़ के SIPs हम कर रहे हैं। और इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, लास्ट ईयर में टोटल FII का जो सेलिंग था वो करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास था, 1.5 लाख करोड़ के आसपास था। ऑन द अदर हैंड, टू ऑफसेट दिस, सिर्फ हमारे SIP में हम लोग 3 लाख करोड़ के आसपास का इक्विटीज बाई कर रहे हैं। टोटल अगर DII का परचेज देख ले तो दैट इज इन द रेंज ऑफ 6 लाख करोड़ रुपीज। तो FIIs, और मुझे तो लगता भी ठीक ही है कि मतलब व्हाई शुड इंडियन स्टॉक मार्केट बी डिपेंडेंट ऑन कि भाई FIIs क्या कर रहे हैं, फॉरेन के लोग क्या कर रहे हैं। हमारा स्टॉक मार्केट है, हम खुद इतने केपेबल हैं कि वी कैन हैंडल थिंग्स वेरी नाइसली। So, if a student who is studying abroad or whoever is watching this episode from India, how it is going to affect the next generation as well? Because as we have seen that AI creator labs, content creation labs are also going to set up. राइट राइट, आई थिंक डेफिनेटली अ वेरी वेलकमिंग मूव। अभी तक क्या होता था कि इंडिया से अगर आप बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, डेफिनेटली हम ये नहीं बोलते कि इंडिया में ही सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है दुनिया की। वी अंडरस्टैंड कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं,
बड़े बड़े कंट्रीज में अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो कि कर सकते हैं हम लोग। तो अगर अभी तक आप इंडिया से जाते थे ना, तो द TCS इम्पैक्ट वॉज वेरी ह्यूज। लाइक अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको 10 लाख रुपए लग रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको बहुत सब्सटैंशियल पोर्शन TCS के तौर पर जमा कराना होता था, इवन इफ दैट इज नॉट अ कॉस्ट। 10% you have to deposit as a TCS, even if that is not a very substantial cost. 20% that is a outflow. अगर आप 10 लाख की कोर्स कर रहे हो, तो वो 10 लाख का कोर्स आपको 11 लाख 12 लाख का पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड, व्हाट हैज नाउ हैपेंड इज कि जो TCS के रेट्स हैं, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 2% ओनली। तो इवन इफ आप 1 करोड़ का कोर्स कर रहे हो, तो आपको एज ए TCS सिर्फ 2 लाख रुपए ही उसके ऊपर में और जमा कराने हैं। तो आपका आउटफ्लो एक तरह से कम हो रहा है, मतलब आपको जो पैसे चाहिए बाहर के कोर्सेज करने के लिए, वो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इंडियन स्टूडेंट्स एंड इंडियन पेरेंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसे का बोझ तो माँ बाप के ऊपर आता है। And if I talk about the future of the youth, future of the next generation, definitely it's going to be very bright. The kind of push the government is doing towards these labs that they are trying to set up, 15,500 labs, ABCC's labs, they are trying to set up across India, which is a very nice step. Because future में जो skills है, probably coding will not be the most relevant skills. We can see कि आज जो बड़े बड़े इंजीनियर्स घंटों लगा के कोड करते थे, AI can code that within seconds. लेकिन क्रिएटिव चीजें जो है वो अभी भी ऐसा है, आप कंटेंट बना रहे हो, ग्राफिक्स कर रहे हो, VFX कर रहे हो, एनिमेशन कर रहे हो, लॉट ऑफ थिंग्स, lot of potential is there. And realizing this, I think government is investing a lot, and they have set up 15,500 labs across the country, and this is again going to help and shape the next generation. Correct. And also we have seen that there was one more mention in the budget that if you are traveling in abroad, the TCS was huge at that, like previously, but now they are going to reduce it. Like it's a huge reduction. डेफिनेटली वहां पर भी अगेन जो TCS के रेट्स थे पहले, ऐसा था कि अगर आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो 10 लाख तक आपको 5% TCS जमा करना होता था। एंड अगर आपका टोटल टूर पैकेज 10 लाख से ज्यादा का है, तो आपको 20% एज ए TCS जमा करना होता था। नाउ द होल थिंग हैज रिड्यूस टू 2% ओनली। मान लो कि एक नया कपल है, उसका शादी हुआ, दे वांट टू गो आउट फॉर अ हनीमून, उनको 20 लाख रुपए का पैकेज है, तो पहले उनको 20 लाख प्लस 20% ऑफ 20 लाख, मतलब 24 लाख रुपए खर्चने पड़ते थे, राइट? अब क्या होगा, 20 लाख प्लस ओनली 2% ऑफ 20 लाख, विच इज ओनली 40,000, तो 20 लाख 40,000 खर्चने मेरे को। तो मेरा एक तरह से देखो तो 3,60,000 का सेविंग हो गया। सो फॉर youth and for people who want to go out to honeymoons, I think this is the best thing that they can do. And definitely आपको एक डोमेस्टिक हनीमून पैकेज नहीं बुक करके एक इंटरनेशनल हनीमून पैकेज ही बुक करना चाहिए अब। That's a personal recommendation that I have. अभी हाल फिलहाल में मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्या उस पर भी हमको क्लैरिटी मिली है इस बजट में? हाँ, मतलब इस बार तो गवर्नमेंट भी जो है बिल्कुल अलग ही अंदाज में चल रहा है। तो अभी रिसेंटली मेरे भी काफ़ी जानने में लोग थे जिनको इनकम टैक्स के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई अगर आपने कुछ झोल-झाल किया है, तो आप उसको रिवर्स कर लो या ठीक कर लो। एंड इस बजट में हमको पता चला कि लगभग 1800 करोड़ रुपए का एडिशनल टैक्स कलेक्शन किया है गवर्नमेंट ने। एंड दिस वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब लोग इतने परेशान हो रहे थे, आई वाज सीइंग माय फ्रेंड्स हु आर CAs, कि लोग रात-रात में फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मुझे नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। वो नोटिस भी नहीं था, उसमें वो लोग क्लियरली लिख के बोल रहे थे कि दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अगर आपने कुछ कांड किया है, तो भाई आप कांड ठीक कर लो, नहीं तो हमें पता चलेगा, तो फिर हम कस के पेनल्टी भी लगाएँगे और इंटरेस्ट भी लेंगे और चार्जेस भी लगाएँगे। एंड सब फंस गए। एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि 190 करोड़ का कलेक्शन तो सिर्फ इस बात का आया है कि लोग ने फेक HRA डाल रखी थी। एंड वो मैसेज आने के बाद लोग डर भी गए और उन्होंने 190 करोड़ का एडिशनल टैक्स भी पे कर दिया गवर्नमेंट को। OMG। यस, एंड सेम फॉर द पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन। तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जिसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, तो वो पूरा 100% आपका डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम योर इनकम। तो लोग क्या करते हैं, लोग इसमें कुछ खेल करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे देते हैं एंड वही पैसा घुमा करके कैश में ले लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी फायदा हो गया कि उनका ब्लैक मनी वाइट हो गया, और लोगों का भी फायदा हो गया कि उनको जो टैक्स देना पड़ता तो वो एक 2-4-5% पैसा कमीशन दे करके अपने पैसे को घुमा लेते थे। इस चीज को जो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर आपने ऐसा छेल-छाल किया है तो आप ठीक कर लो, इसके लिए 680 करोड़ का एडिशनल टैक्स आया है। एंड लोगों ने एडमिट किया है कि हमने 2050 करोड़ का ऐसा फेक नंबर्स डाल रखा था, या फिर ऐसा डाल रखा था जिसका हमारे पास रिसीट नहीं है या कुछ भी, लाइक डोनेशंस।
तो ये भी दिस वाज अ बिग थिंग। गवर्नमेंट कौन बैठा है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में है, निर्मला ताई है और उनकी बहुत एनर्जेटिक और बहुत इम्पैक्टफुल टीम है। हमने ये देखा कि टाइमलाइन में भी रिलैक्सेशन मिला है थोड़ा टैक्स फाइलिंग में। हाँ, बिल्कुल। और एज़ अ सीए तो ये एक बेस्ट स्टेप है। मतलब मैं देखता हूँ अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग प्रैक्टिस में हैं, वो लोग इतना परेशान रहते थे ऑडिट और टैक्स फाइलिंग के टाइम पे। तो अभी क्या हो गया है कि जो नॉर्मल सैलरीड लोग हैं, सैलरीड या जिनका कैपिटल गेन है, उनकी द टाइमलाइन इज़ 31 जुलाई। एंड जो इंडिविजुअल्स हैं, जिनका नॉन ऑडिट है, मतलब जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका कोई ऑडिट का केस नहीं है, उनके लिए द टाइमलाइन है शिफ्टेड टू 31 अगस्त। देन जो इंडिविजुअल है जिनका ऑडिट केसेस हैं, उनके लिए वो 31 अक्टूबर का टाइमलाइन है। एंड जो बड़े ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस हैं या जिसमें फॉरेन का इनकम एक्सपेंसेस वगैरह का केस है, उसके लिए 30 नवंबर है। तो एक महीने से मोटा मोटी टाइमलाइन शिफ्ट हुआ है। And अब क्या हो गया कि एक चेन हो गया है, मतलब 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, फिर 31 अक्टूबर, फिर 31 नवंबर। तो इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एटलीस्ट। Okay, great. That's good. Also talking about like हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल टूरिज्म को भी काफ़ी प्रमोट कर रही है, काफ़ी बूस्ट कर रही है. They also started with the initiative of Biopharma Shakti. यस, एक्चुअली इंडिया में आप देखो ना, तो ट्रेडिशनली एंड हिस्टोरिकली भी जो हेल्थ केयर है वो बहुत सस्ता है। आप किसी भी मेट्रो में जाओगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स एंड इफ यू इंटरैक्ट विद देम, सो वो बोलते हैं कि हम इंडिया आते ही इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमको बहुत सस्ता हेल्थ केयर मिलता है और बहुत अच्छा हेल्थ केयर मिलता है। दिस द होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म, कि लोग फॉरेन से इंडिया आते हैं फॉर अ टूरिज्म एंड विच इज द प्राइमरी रीजन एंड द प्राइमरी पर्पस इज मेडिकल। आपको अगर बुखार हो जाएगी ना, आप यूएस में गए हो बिना मेडिकल इंश्योरेंस के तो आप जा नहीं सकते हो। अगर आप गए हो तो आपको शायद 1 लाख रुपए का बिल आ जाएगा। एंड यहाँ पर 500,000 रुपए में ठीक होती है, राइट? तो एंड गवर्नमेंट इस चीज को समझती है कि इट्स अ वेरी बिग एरिया जहां पे हम काफी सर्विसेज दे सकते हैं, काफी पैसा कमा सकते हैं, काफी रेवेन्यू कमा सकते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव थॉट ऑफ काइंड ऑफ डिप्लॉइंग 10,000 करोड़ टू दिस मिशन। ऑल्सो हेल्थ एज अ सेक्टर भी बहुत क्रिटिकल है, तो दैट इज द रीजन कि बहुत सारे जो इम्पोर्ट करते थे हम लोग कैंसर के लिए ड्रग्स वगैरह, उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह थी उस पर काफी रिलैक्सेशन मिला है। एंड द इम्पोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। एंड होना भी नहीं चाहिए, मतलब कैंसर जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए अगर हम गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड ऑल्सो, सो दैट हैज ऑल्सो बीन मैनेज्ड। Yeah, I think so. This was overall like out of 5, I think it was a good budget. Thank you, Keshav. Thank you for your all insights for the Union Budget 2026. Yeah, thank you so much, Rakhi. Nice talking to you and sharing my insights with your audience.